हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होती हैं और एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने की जो शॉर्ट ट्रिक है या फिर जो सिंपल मेथड्स हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बिल्कुल ही आपको बेसिक से बताने वाले हैं कि आखिर उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम उनको ज्ञात करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पहले से भी पता है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ बात आपको ऐसी बता दूं जो आपको पहले से भी पता ना हो। ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तभी तो हमें इसका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब कि एचसीएफ को एचसीएफ क्यों कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसी प्रकार से एलसीएम का, तो वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले हम इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में जानने वाले हैं, मतलब कि इनका अर्थ क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इस प्रकार से आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ इसी एक वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ। उसी प्रकार से एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इनके नाम से इनकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी से हम इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं मैसा। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, मैसा कहते हैं। आपने सुना होगा मैसा। ठीक है, इंग्लिश में एचसीएफ और हिंदी में मैसा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सार्वभाजक। ठीक है, मतलब कि महत्तम सार्वभाजक भी इसे कहा जाता है। महत्तम सार्वभाजक भी हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ को कह सकते हैं महत्तम सार्वभाजक। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी जीसीडी, मतलब कि एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। ठीक है, महत्तम सार्वभाजक। और उसी प्रकार से एलसीएम को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी का रूप हो गया। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिख देंगे, लेस है, इस प्रकार से। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एलसीएम और एचसीएफ निकल के आया। ठीक है, अब हमें इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इनके नाम से ही हमें इनकी डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ये इनकी क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि एचसीएफ की लॉन्ग फॉर्म क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी इस प्रकार से। अब हम इनका डेफिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे महत्तम क्या है, समापवर्तक, मतलब कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इसे हम कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं, हमारे पास जो संख्या दी होगी उनका संख्याओं का मैस है, मतलब कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैस है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, उनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब कि उन संख्याओं में जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, वही हमारे पास एचसीएफ कहलाएगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एचसीएफ। और उसी प्रकार से एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सार्वगुणज आ जाएगा, गुणनखंड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणज आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। ठीक है, तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटा सार्वगुणज इनका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, मतलब कि लसा कहलाता है।
उनका लसाअ कहलाता है, उनका लसाअ कहलाता है। इस प्रकार से हमें HCF और LCM की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। ये इनकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात कैसे करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो पहले तो आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए डेफिनेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म यूज़ की गई है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो पहले को सार्व का मतलब तो क्या होता है, कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन गुणनखंड का मतलब हमें नहीं पता। गुणनखंड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 8 है, ठीक है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसके टुकड़े क्या होते हैं, ठीक है। 8 के टुकड़े हम कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब कि इसके टुकड़े हमने कर दिए एक प्रकार से, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। 16 के गुणनखंड 2 इंटू 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएंगे, 16 के गुणनखंड हो जाएंगे। ये सभी क्या है, 16 के गुणनखंड है, क्योंकि 16 के टुकड़े करने पर ये तो आएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और उसी प्रकार से गुणज, मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टर का। अब हमें जानना मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 का टेबल आप लिख लीजिए। जैसे कि 8 की पाड़े में एक तो 8 भी आता है, ठीक है, 8 की पाड़े में 16 भी आता है, ठीक है, 8 की पाड़े में 24 भी आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, 8 के क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 8 के मल्टीपल हो जाएंगे। एक तरह से आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि 8 के पाड़े में जो आएंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 4 के पाड़े में जो संख्याएँ आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल कहलाएंगे। जैसे कि 4 के पाड़े में एक तो 4, ठीक है, 8, 12, इस प्रकार से, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल कहलाएंगे। तो ये होता है मल्टीपल, और ये होता है क्या है, फैक्टर होता है। ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो अब हमें इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HCF और LCM को ज्ञात कैसे करेंगे। ये तो अब तक तो इसका क्या था, बेसिक था। अब हम इसके बारे में जो बेसिक इसको ज्ञात करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम HCF के बारे में देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि LCM को कैसे ज्ञात करेंगे। तो HCF का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो हम यहाँ पे कोई संख्याएं ले लेते हैं, उसकी सहायता से हम देखते हैं कि HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई संख्याएं हैं, जैसे कि 3 और 15, ये हमारे पास क्या, 2 संख्याएं हैं, इनका हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है। तो HCF को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनके पहले हम यहाँ पे गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 3, ठीक है, ये इसके 3 के गुणनखंड हो जाएंगे। पहले हम दिए गए संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस हम बाद में करेंगे। 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो इसका 1 इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे देखना है कि इसका जो सार्वगुणनखंड है वो क्या होगा, मतलब कि इन दोनों में कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3 यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, ठीक है। 1 तो सभी में ही आएगा, इसलिए 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1 सभी का गुणनखंड होता है, इसके लिए 1 को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3, मतलब कि 3। तो ये इसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल ही दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैच है, उनमें से उन संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है, ठीक है। तो इन संख्याओं का सार्वगुणनखंड हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, मतलब कि कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे इनमें से देखना है। जैसे कि हम बड़ी संख्याओं को देखते हैं, कोई और संख्या हम ले लेते हैं, उनमें देखते हैं कि सार्वगुणनखंड क्या आता है। बड़ी संख्याओं का देख लेते हैं, जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं 10, 20 और 30। अगर हमें इनका HCF निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इनका हमें मैसा निकालना हो वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इनका हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 का भाग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 से, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने इसके 10 के गुणनखंड कर लिए। अब करना है 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले जाएगा 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर जाएगा 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर 5 से, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 30 का, 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले जाएगा 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे अब जाएगा 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर जाएगा 5 से, ठीक है। ये इनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब हम इनको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं।
तो 10 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं, तो 10 के गुणनखंड आए हैं 2 × 5। उसी प्रकार से 20 के गुणनखंड क्या आए हैं, तो 20 के गुणनखंड आया 2 × 2 × 5, ठीक है। उसी प्रकार से 30 के गुणनखंड क्या आए हैं, 2 × 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में। तो एक तो इनमें आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब कि ठीक है। और एक इनमें क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इसका HCF होगा। मतलब कि 2 × 5 ये क्या होगा, इसका HCF होगा। तो इसका HCF हमारे पास आसानी से आ गया। HCF कह दीजिए या फिर मैस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनका HCF ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार से बड़ी संख्याएं आपके सामने आ जाए तो आप उनका अवजय गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और उनमें से हमारे पास जो कॉमन इसके जो फैक्टर होंगे उनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा, इसका HCF होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम HCF को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि LCM को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि LCM का मतलब क्या होता है, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उनमें जो सबसे छोटा जो सार्वगुणज होता है वही क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। सबसे छोटा लोवेस्ट हमारे पास जो मल्टीपल होता है, सबसे छोटा सार्वगुणज जो होता है वही इसका क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं 15 और 20, ठीक है। इनका हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, LCM निकालना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए इनमें जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका LCM कहलाएगा। तो इनके गुणज पहले हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे कि 15 के गुणज क्या हो सकते हैं, एक तो 15, ठीक है, एक हो सकता है 30, ठीक है, एक हो सकता है 45। इस प्रकार से 15 के गुणज मैंने यहाँ पे लिख लिए, 15 के मल्टीपल मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हमें 20 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो 20 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, एक तो 20, 40, 60, 80, इस प्रकार से इसके मल्टीपल चलते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इनके मल्टीपल यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि LCM का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये क्या होता है, LCM का मतलब होता है। मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, इसका मतलब बता रहा हूँ LCM का, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा सार्वगुणज, मल्टीपल गुणज। तो गुणज क्या होता है, इनके पहाड़े में आने वाली जो संख्याएं हैं वे सभी क्या कहलाएगी, इनका गुणज कहलाएगी, मल्टीपल कहलाएगी। जैसे कि 15 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाएगी, 15 के गुणज कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 20 के गुणज ये सभी हो जाएंगे। तो हमें इनमें देखना है कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या कौन सा है, वही इसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। तो इसके लिए हमने इनके गुणज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सार्वगुणज मतलब कि कॉमन मल्टीपल, मतलब कि उभयनिष्ठ हमारे पास यहाँ पे गुणज हमें देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो 60 है, ठीक है, वो दोनों हमारे पास संख्याओं में है, ठीक है। 15 में भी हमारे पास 60 है और 20 में भी हमारे पास यहाँ पे इसका गुणज क्या है, 60 है। मतलब कि ये इन दो संख्याओं में सबसे छोटा क्या है, गुणज है। मतलब कि इनका LCM क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा 60, ठीक है। इस प्रकार से आप इनका LCM आसानी से निकाल सकती हैं। ये इसका क्या होता है, बेसिक मेथड होता है। ये इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या है, मेथड है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आए कि LCM आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है LCM। अब इसको ज्ञात करने की ये जो मेथड है, ठीक है, ये बहुत क्या है, टफ है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्याओं का अगर हम LCM ज्ञात करेंगे तो इस विधि से बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, कुछ और मेथड होने चाहिए जिनकी डिस्कस हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया कि LCM का मीनिंग क्या होता है। अब हमें LCM अगर ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 20, 25 और 30। अब इन संख्याओं का हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM की एक और डेफिनेशन भी होती है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। LCM की एक और डेफिनेशन होती है जिसकी सहायता से हम इसका आसानी से इसका LCM ज्ञात कर पाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो LCM की दूसरी डेफिनेशन क्या है, दी हुई संख्याओं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है, दूसरी डेफिनेशन है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि दी हुई संख्याओं का लस है उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होता है जो उन संख्याओं में, उनमें का मतलब यहाँ पे क्या है, उन
उन संख्याओं में, उनमें का मतलब यहाँ पे क्या संख्याओं से है, उन संख्याओं में अधिकतम बार आते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है, इनका हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनके वे अभाज्य गुणनखंड जो कि इनमें क्या अधिकतम बार आ रहे हैं, उन सभी का गुणनफल ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको यहाँ पे अब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसकी यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 20, 25, 30। तो इसको हम यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनके अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि पहले तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर देने होंगे, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड पहले हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। और 25 के पहले जाएगा 5 पर, ठीक है, ये हो जाएंगे 25 के। अब हम बात करने वाले हैं 30 का। तो 30 का पहले जाएगा 2 पर, ठीक है, फिर जाएगा 3 पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। ये इनके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। पहले तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 20 के हो जाएंगे 2 × 2 × 5, उसी प्रकार से 25 के 5 × 5, उसी प्रकार से 30 के 2 × 3 × 5, ठीक है। पहले हमें क्या कर लेने हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड पहले हमें इनके कर लेने हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम बार इनके जो गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है, उन सभी का गुणनफल। जैसे कि इनमें एक तो क्या आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। अधिकतम कितनी बार आ रहा है, ये गुणनखंड 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 5 भी एक गुणनखंड है जो कि अधिकतम कितनी बार आ रहा है, अधिकतम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बार आ रहा है 5, यहाँ पे भी 1 बार आ रहा है 5, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम इसको चुनेंगे। अब इसमें एक गुणनखंड और भी है, कौन सा बच गया, 3, तो वो भी हमारे पास आ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इन सभी का गुणनफल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनके अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंड अधिकतम बार आ रहे हैं, उन सभी का गुणनफल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे कि हमने इनको सिलेक्ट किया है 2 × 2 × 5 × 5 × 3। अब इन सभी का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 का 2 से किया 4, ठीक है, और 5 का 4 से किया 5 × 20, और 20 का 5 से किया 100, 100 का 3 से किया 300। मतलब कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 300 आ गया। बिल्कुल ही आसानी से हमारे पास यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। एक तो हमारे पास ट्रिक ये है, एक इसकी ट्रिक एक और होती है, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अब इन्हीं संख्याओं का एलसीएम हम एक और विधि से ज्ञात करने जा रहे हैं, जो कि इससे भी आसान है। जैसे कि 20, 25 और 30 का हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो इनका इस प्रकार से हम संयुक्त रूप से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम कैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से, लेकिन अब हमने इनका संयुक्त रूप से ही इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो इनमें भाग जा रहा है 2 का, ठीक है, पहले हम 2 से ही भाग देंगे, फिर हम देखेंगे कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, उस प्रकार से हम आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है। पहले हम 2 से देखेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 2 से भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, 25, यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 में जा रहा है, ठीक है, तो पहले हम 2 से देखेंगे, यहाँ पे 2 का जा नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब हमारे पास यहाँ पे किसका भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 5 में तो जाएगा नहीं, ठीक है, 25 में भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाएगा 5। अब इन सभी में 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 5 का, यहाँ पे 1 1 1। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ये तो उससे भी आसान है। जैसे कि 2 का 2 से किया 4, 4 का 3 से किया 12, 12 का 5 से किया 60, और 60 का 5 से किया 300, और यही आंसर हमारे पास पहले आया था। मतलब कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम और एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है। एलसीएम को ज्ञात करने की मैंने आपको 3 विधियाँ बता दी। एक तो इसकी जो डेफिनेशन पर बेस्ड थी, जैसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज, तो वो तो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि 15 के सार्वगुणज कर लिए हमने, 15 के गुणज कर लिए हमने, 20 के गुणज कर लिए, फिर उनमें से हमें देखना है कि जो सबसे छोटा उनका मल्टीपल कौन सा है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एक इसका मेथड ये हो सकता है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें, ठीक है, और उनमें जो अभाज्य गुणनखंड अधिकतम बार आ रहे हैं,
ठीक है, उन सभी का गुणनफल हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और एक इसका ये हमारे पास जो सबसे सरल इसका जो मेथड है वो ये वाला है। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अच्छे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है, एलसीएम के ये जो दोनों मेथड है मैं आपको एक और एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे कि 15 ले लिया, एक हमने ले लिया 30 ले लिया, एक हमने यहाँ पे ले लिया 45। ठीक है, हम पहले वाले मेथड से इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 15 की अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 दिए 15। ठीक है, उसी प्रकार से 30 के क्या हो जाएंगे, तो 30 के हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 2 × 3 × 5। ठीक है, 5 दिए 15, 15 दूने 30। उसी प्रकार से 45 के तो 3 × 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 5, 5 दिए 15, 15 दिए 45। इनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कि इनके अभाज्य गुणनखंडों में ऐसे गुणनखंड जो कि अधिकतम बार आ रहे हैं। जैसे कि 5 कितनी बार आ रहा है पहले तो आप ये देखिए। ठीक है, 5 एक बार आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, 5 एक बार मैक्सिमम आ रहा है तो हमने 5 को चूज़ कर लिया। ठीक है, चाहे आप ये 5 चूज़ कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए। ठीक है, हमने ऐसा गुणनखंड लेना है जो कि अधिकतम बार आ रहे हैं, मतलब कि 5 अधिकतम कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहा है तो हमने इसको चूज़ कर लिया। अब 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, तो 3 अधिकतम 2 बार आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम 3 को 2 बार यहाँ से इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक गुणनखंड हो रहा है कौन सा, 2, ये रहा। अब ये अधिकतम कितनी बार आ रहा है, ये अधिकतम एक ही बार आ रहा है। तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से 5 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 का 3 से किया 30, 30 का 3 से किया 90। ठीक है, इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। ये तो इसका एलसीएम का मेरे पास क्या था, दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या जो सबसे आसान था वो क्या था कि इन सभी का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे संयुक्त रूप से। जैसे कि सभी का एक साथ, जैसे कि 15, 30, 45 का एक साथ अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो मैंने कहा था आपको 2 से भाग दे के देखना है। ठीक है, 15 में जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे जा रहा है 3 से तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे भी जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे अब जा रहा है वापस 3 से 5, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर जाएगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, 5 दिए 15, 15 दिए 45। ठीक है, और 45 दूने 90, मतलब कि अब भी एलसीएम कितना आ रहा है, 90 ही आ रहा है। तो ये दोनों मेथड का यूज़ करके आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कोई डाउट नहीं रहा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको एचसीएफ और एलसीएम में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो भी बेसिक बातें थी उन सभी की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो हम एचसीएफ और एलसीएम पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम ये बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का हमें यूज़ कहाँ पे करना है। ठीक है, हम इनका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस पर आधारित हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।